वेलकम टू संदीप स्टडीज। आज हम बात करेंगे एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया है और काफ़ी शानदार पोस्टें निकाली हैं। 3000 प्लस पोस्टें हैं इसके अंदर। तो आप समझ सकते हो सिलेक्शन पोस्ट के अंदर 3000 प्लस पोस्ट बहुत होती हैं। तो उसके तहत में काफ़ी शानदार है। ये आपके लिए एसएससी का सुनहरा मौका है। 13 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कल शाम को। तो इसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। ये जो पूरा नोटिफिकेशन जारी किया वो 129 पेजेस का है। आप देख पा रहे हो पूरा 129 पेज का PDF जारी किए। वो इसके अंदर पूरा बताते हैं कि एज किस तरीके से, कौन से डिपार्टमेंट की पोस्ट निकली है और फॉर्म किस तरीके से भरते हैं, फ़ोटो किस तरीके से आपको लगानी है। तो हम एक एक को देखेंगे, स्पीडली देखेंगे चीज़ों को और उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे पूरा डिटेल से। सबसे फर्स्ट चलते हैं शुरू से। तो ये एडवर्टाइजमेंट जारी की है। तो डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, जो फॉर्म भरने की डेट है वो 13 तारीख से शुरू हो चुकी है कल से, और 4 मई तक चलेगी। तो आपको 4 मई तक आपको फॉर्म भरना। इससे पहले लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 मई को रात को 11 बजे से पहले तक आपको इसके लिए ऑनलाइन सबमिट कर देना। उसके बाद में पोर्टल से बंद हो जाएगा जो ऑनलाइन सबमिशन का ऑप्शन है। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, यदि आपने फॉर्म भर दिया और उसके बाद में पेमेंट में थोड़ा आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि एक साथ में इतना साइट पे ट्रैफिक होने की वजह से पेमेंट हो नहीं पाती, कभी कभी फेल दिखा देता है। तो उसके लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। 4 तारीख को फॉर्म भर सकते हो और 5 को रात 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। एक दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो आप इतना लेट क्यों करेगी, आप समय पे ही फॉर्म को भरें। 4 तारीख का क्यों वेट करना, जब आपको अपने अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट करनी है और इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करना है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म करेक्शंस इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, इसके लिए आपको फिर टाइम दिया जाएगा। आपने जो फॉर्म भरा उसका आप, यदि आपने किसी को डिटेल आपने गलत भर दी, अपने नाम में करेक्शन स्पीड टाइप किया है और टाइपिंग के अंदर आपका कोई करेक्शन हो गया और मिस्टेक से गलत भरा गया, तो उसके लिए करेक्शन करने के लिए 11/5 से लेकर 13/5 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा। 3 दिन 11/5 को शाम को खुलेगा और 13/5 को शाम को बंद होगा रात को 11 बजे। उसके बाद में डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो इसका पहली एग्ज़ाम होगी वो कब होगी, इसके लिए जून 2026 निर्धारित की गई है। और उसके अकॉर्डिंग जैसे भी शेड्यूल बनेगा जून में, तो उसमें एग्ज़ाम करवा दी जाएगी। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई ज़्यादा डिटेलिंग में कोई भी डिफ़िकल्टीज होती है फॉर्म फिलिंग के अकॉर्डिंग, तो आपको टोल फ्री नंबर दिया हुआ, आप इस पर कॉल करके पता कर सकते हो कि आप उससे कैसे जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सुलझें। इसके बाद में ये पूरा दे रखा है कि एनेक्चर 3 के अंदर गवर्नमेंट जो वर्किंग फोर्स होती है वो रिफ्लेक्ट करती है जेंडर बैलेंस और वुमेन कैंडिडेट्स और इनकरेज टू अप्लाई, हर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये हम थ्योरेटिकल इतना नहीं पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है उसके लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह और उसके स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग पूरा बता रखें। तो ये अपने को नहीं, हम बेसिक मोटे मोटे पॉइंटों पे हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो होती है मॉडिफिकेशन करने के लिए वेबसाइट्स हो गई, उसके रूलिंग आपको दे दी। उसके बाद में कैंडिडेट टू अप्लाई टू सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी, पोस्ट के लिए 1 पोस्ट होती है, उसके लिए एक बार अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच अदर पोस्ट के लिए आप उसको अप्लाई करना है तो बार बार उसके लिए अप्लाई उसे सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। उसके लिए डोजियर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उसके रिगार्डिंग इसमें बताया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग हम ये डिटेलिंग में एक चीज़ें डिटेलिंग में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम मैच उन पे ही बात करेंगे जो इसमें दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट, कैंडिडेट सीकिंग फीस कंसेशन एज रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन, जो कंडीशन दे रखी है कि फ़ीस के अंदर कंसेशन चाहते हैं और एज के अंदर रिलैक्सेशन चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग बात कही हुई है कि एज के अंदर यदि किसी को छूट चाहिए तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। SC ST कैंडिडेट होते हैं तो उसको
SC/ST एक्ट के तहत में जो एज में कोटा मिलता है, उसके बाद में OBC एप्लीकेंट होते हैं उसको OBC के तहत में कैटेगरी के तहत में जो एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है वो इसके अंदर आपको पूरा मिलेगा। तो इसके अंदर डिटेल में हम इतना नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस होता है उसको जो रिलैक्सेशन मिलेगा जो OBC के तहत में होते हैं उसी तरीके का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत में रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एप्लीकेंट होंगे जो पहले से लगे हुए हों, तो उसके लिए क्या क्या बताया गया है कि वो उससे पहले शुड नॉट टू बी रेंडर्ड द लेस देन 3 years कंटिन्यू सर्विस ऑफ रेगुलर बेसिस भी होंगे। तो उसके लिए क्या उन्हें अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग बताया गया। इसको हम इतना ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, वो हर थ्योरेटिकल पूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हम बेसिक बातें करेंगे। कोई आपको फॉर्म भरना है और उसकी रिगार्डिंग जो बातें करनी। सबसे फर्स्ट ये बेंचमार्क वगैरह जो डिसेबिलिटी जो हुई उनकी रिगार्डिंग चर्चाएँ की हुई हैं। उसके PWD कैंडिडेट हो गए उसके लिए रिगार्डिंग चर्चा की गई। तो लो विजन्स हो गए और उसके लिए हियरिंग्स हो गए, वो HH की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि कौन VH की कैटेगरी में आता है, कौन OH की कैटेगरी में आता है। तो नॉर्मली जो रेगुलर फॉर्म भर रहे हैं उन्हें अपने के बारे में इसमें पता होता है कि कौन VH में आता है, कौन HH में आता है, कौन OH में आता है। नोटिफिकेशन में उन्हें पूरा डिटेल में देना कंपलसरी होता था, इसलिए वो देते हैं। उसके बाद में नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, ये भी आपके पास में होगी कि आप इंडिया में जन्मे हो, ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं है। ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या एक सब्जेक्ट ऑफ भूटान की हो आप, तो इसके रिगार्डिंग भी रूल्स होते हैं कि इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन द इंडिया में सेटल हो गए 1962 के बाद में, तो आप इंडिया के हो गए। तो ये ज़्यादातर इंडियन पीपल ही फॉर्म भरते हैं, तो उसकी रिगार्डिंग बहुत कम लोग होते हैं कि बाहर के इस तरीके की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एज लिमिट का जो फैक्टर है वो आप देख लेना, 1/1/2026 तक आपकी एज जो दे रखी है वो होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 तक की वो आपकी डेट फुल फिलअप करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट जो पोस्ट हैं जिनमें एज लिमिट 18 से 25 दे रखी है, उसके अंदर कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/1/2001 से लेकर और इससे तो पहले की ना हो और इससे बाद की ना हो, 1/1/2008 के बाद की ना हो, इनके बीच की एज उसकी होनी चाहिए। जो कैंडिडेट 18 से 25 की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसकी एज इनके बीच में होनी चाहिए। यदि वो किसी भी कैटेगरी में आए तो ये एज उसके अकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी, ठीक। 18 से 25 का होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो एज, जैसे SC/ST में हो गया कि SC/ST में 5 years का रिलैक्सेशन मिल गया, OBC के अंदर 3 year का मिल गया, तो वो एड ऑन हो जाएगा। एक जनरल पर्पज़ की कैटेगरी के लिए जो एनेक्चर के अंदर जो डिसाइड की गई है वो एज ये होनी चाहिए। दूसरा आता है 18 से 27 ईयर की एज के बीच में जो भी पर्सन होगा उसकी एज 2/1/1999 से पहले की नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में, और 1/1/2008 के बाद की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में 18 से 28 होगी तो उसके अंदर ये देखो, जैसे 28 हो गई तो ये एज बढ़ रही है, 27 हो गई तो पहले 2001 थी वो 1999 होगी, 1998 होगी, ये एज फिक्स रहेगी। 1/1/2008 से बाद का नहीं होना चाहिए, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा इसके अंदर, याद रखना। उसके बाद में फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट 18 से 30 की एज के बीच के अंदर हो तो उसकी एज 2/1/1996 से लेकर 1/1/2008 के बाद की नहीं होनी चाहिए और उससे पहले की नहीं होनी चाहिए जनरल पोस्ट के लिए। तो एज अपनी आप चेक कर लेना जब आप फॉर्म भरो, तो उससे पहले की एज आपकी ना हो इसमें अप्लाई करने से पहले। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम, यदि कौन सी पोस्ट है जिसकी पोस्ट एज लिमिट 18 से लेकर 35 ईयर के बीच की है तो उसके अंदर कैंडिडेट की जो एज है 2/1/1991 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/1/2008 के बाद की नहीं होनी चाहिए, जो इसके बीच में अप्लाई कर रहा है। तो उसको आपको ध्यान में रखना कि 18 से 35 ईयर की एज की जो पोस्ट हैं उसमें ये आपको अप्लाई करना। कई पोस्टें हैं जिसमें 20 से लेकर 25 ईयर के बीच की एज मांग रखी है, तो उसमें जो एज है 2/1/2001 से पहले की ना हो और 1/1/2006 के बाद की ना हो, ये ध्यान में रखना है।
20 से 30 की जिसमें एज मान रहा है उसमें 2/1/1996 से पहले ना हो और 1/1/2006 के बाद में ना हो। 21 से 27 की एज हो उसके बीच में ये कैटेगरी, ये एज ध्यान में रखनी है आपको। और 21 से 28 की एज हो तो 98 से पहले ना हो और 2005 के बाद ना हो। तो 22 से 28 के बीच हो तो फिर 2/1/1998 से पहले ना हो और 1/1/2004 के बाद में ना हो। 1 मिनट इसको। और 23 से 28 के बीच हो तो 2/1/1998 से बिफोर पहले नहीं हो और 1/1/2003 के बाद में ना हो। तो ये एज आप अपनी एक बार चेक कर लेना जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो एज का जो फैक्टर्स हैं, अधिकतर जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं अपनी एज का ध्यान में रखना, ठीक है। या आप यदि आप 23 से 28 के बीच में अप्लाई करना चाह रहे हो, सपोज करो किसी पर्सन की एज नॉर्मली वो काउंट कर रहा 30 ईयर होगी, पर वो 90 यदि 30 होगी तो वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। जैसे कि 98 से 2003 के बीच में, यदि 2026 अभी चल रही है तो 26 + 2 28, तो एज वैसी ही हो जाएगी, ठीक। और ओबीसी के अंदर होगा तो उसको 3 साल का और कंसेशन मिल जाएगा। तो 28 3 31 हो गए तो वो 30 साल का होगा तो वो फॉर्म ही अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा वो मैट्रिकुलेशन जो सेकेंडरी लेवल का उसका सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ का काम करेगा इसके अंदर। तो उसके बाद में 10वीं के साथ में जो सर्टिफिकेट मिलता है, एक तो मार्कशीट मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट होता है वो डेट ऑफ बर्थ का काम करेगा इसमें। एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा वो आप देख लो। जैसे SC/ST कैटेगरी का होगा उसको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। OBC का उसको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। PWBD से होगा उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। उसमें भी OBC होगा तो उसको +3 और ऐड हो जाएंगे, 13 हो जाएगा। और उसमें भी PWBD के अंदर यदि SC/ST से होगा तो उसमें 5 और जुड़ जाएंगे, 15 ईयर का मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन होगा तो उसको क्या होगा 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडरिंग फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑफ द क्लोजिंग डेट, उसको 3 ईयर का जो उसकी क्लोजिंग हुई है डेट उसके बाद में 3 ईयर का कंसेशन उसको मिल जाएगा। डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद द एनी फॉरेन कंट्री डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया एंड द रिलीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सो, तो उसके अंदर होगा उसको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। डिफेंस पर्सनल डिसेबल होगा ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री के अंदर यदि कोई किसी भी तरीके के उसको किसी भी तरीके के उसमें डिसेबल हो जाता है तो उसको 8 ईयर का यहाँ पे कंसेशन मिलेगा उसके अंदर एज के अंदर उसको जो फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद में अदर होंगे जैसे गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय होगा और रेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस इन एज, तो उसको क्या मिलेगा अप टू 40 ईयर्स एज तक का कंसेशन इसमें मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय होगा तो उसको क्या होगा इसके अंदर अप टू 45 ईयर एज तक वो इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा SC/ST से वो 45 ईयर तक, और एक जो नॉर्मल होगा सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव टू रेंडरिंग नॉट द लेस देन 3 ईयर वो 40 ईयर तक एलिजिबल होगा इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट विडोज हो गया, डिवोर्स वुमेन हो गई, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम द रीमैरिड के बाद में वो 35 ईयर की एज तक, जैसे डिवोर्स कोई केस होगा तो वो 35 ईयर की एज तक फॉर्म भर सकता है इसमें किसी भी कैटेगरी के अंदर हो। और विडोज डिवोर्स वुमेन्स होंगी वो इसके अंदर सेपरेट हो SC/ST कैटेगरी में हो तो वो अप टू 40 ईयर की एज तक इसमें फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है जो एज रिलैक्सेशन है वो तो एक नॉर्मल आपको ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है। और जनरल कैटेगरी होंगे तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, और एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी पर्सन्स को नहीं मिलेगा, लेकिन वो जैसे मिलिट्री सर्विस से होंगे तो वो उस पर ये कंडीशन अप्लाई होंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि कोई जनरल कैटेगरी का है पर वो मिलिट्री में लगा हुआ तो उस पर ये पैरामीटर अप्लाई होंगे, ये टेबल वाला पूरा।
डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में होगी, वो ही आपको उसमें भरनी है। आपको जो डेटा आप भर रहे हो उसके अंदर वही सेम एज उसमें भरनी है, आपको अदर नहीं भरनी। स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर एक्स सर्विसमैन ESM एप्लीकेशन के लिए, जो एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए क्या क्या रूलिंग दे रखी है उसके रिगार्डिंग है कि वो फीस कंसेशन चाहता है एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन ETC शैल बी सबमिटेड रिक्वेस्टिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, और उसको जो एक्स सर्विसमैन होगा उसको एनेक्सर 9 भी फिलअप करके देना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ में यदि वो अप्लीकेबल हुआ इसके लिए तो उसे ये भी फिलअप करके देना पड़ेगा। उसके बाद वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन आर रिजर्व ओनली ग्रुप C पोस्ट एज पर एक्सेंट गवर्नमेंट ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। जो एक्स सर्विसमैन होगा उसकी जो पोस्ट लगेगी वो किस में लगेगी, ग्रुप C के अंदर ही पोस्ट के लिए वो रिजर्व होगा, वो आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में कॉल अप सर्विस एक्स सर्विसमैन आर्म्ड फोर्स शैल टू बी ट्रीटेड एज द सर्विस रेंडरिंग आर्मर्ड फोर्सेज पर्पज ऑफ एज रिलैक्सेशन पर रूल। तो उसका जो एज रिलैक्सेशन का जो रूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही वो इसमें फिलअप कर सकते हैं। जैसे उसका एक आर्मी का जो रूलिंग होता है उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको छूट मिलेगी। कि कोई भी जैसे आर्मी का है तो उसका उनका एक एज रिलैक्सेशन से नेवी है, वो जैसे 15 ईयर पे रिटायर कर देते हैं, और आर्मी होती है 17 ईयर पे रिटायर करते हैं, तो उनमें एक डिफरेंस हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग ही पे उसके आगे ही उसमें एज रिलैक्सेशन अवेलेबल अप्लाई होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें दे रखा जो एक्स सर्विसमैन हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइडेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप C एंड D पोस्ट रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेलेबल द बेनिफिट ऑफ द reservations of given the ex-serviceman in the re-employment is not eligible for reservation in the ESM category and fees concessions। जैसे कि कोई पहले से किसी सिविल डिपार्टमेंट के अंदर लग गया और वो अपनी जॉब को प्रमोट करना चाहता है, वो जाना चाहता है इसके अंदर, तो वो क्या होगा, इसके अंदर एलिजिबल नहीं होगा। जो फीस कंसेशन वो चाहता है या ESM कैटेगरी चाहता है तो उसके अंदर उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे फ्रेश आता है उसको मिलेगा, और एक पहले से ओनली सिविल डिपार्टमेंट में कहीं पे लगा हुआ वो चाहता है उसको वो नहीं मिलेगा, ये उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट होगा फिर अब उसके अंदर ये बता दिया नॉट एक्स सर्विसमैन होगा हुआ तो कम्प्लीटेड 15 ईयर ऑफ द सर्विस फॉर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ये कह रहा है कि जो कोई एक्स सर्विसमैन है उसने अभी 4-5 तक भी अपनी 15 ईयर की जो सर्विस वो कंप्लीट नहीं की तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। कि जैसे कि अभी थोड़े टाइम बाद में उसकी सर्विस कंप्लीट होने वाली है, वो रिटायर होने वाला है और वो इसके लिए पहले एलिजिबल नहीं होगा। जैसे 4-5-2026 से पहले उसकी सर्विस कंप्लीटेड नहीं हुई है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो उसको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें एक्स सर्विसमैन के पूरी डिटेलिंग दे दी कि नेवी एयरफोर्स वगैरह से हो तो उसके लिए इसको वो पूरा एक थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा। वैसे नॉर्मल के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई होंगे। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट होंगे उसका क्या प्रोसेस होगा उसका आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि कोई आप OBC के हो तो आपका OBC का जो सर्टिफिकेट होगा तो वो एक्ट होता है, एक्ट 1995 के तहत में बना हुआ होना चाहिए। जैसे आप अभी भी कोई भी ई-मित्र वगैरह से बनवाते हो तो वो सेम इसी तरीके से बनता है, उसमें कोई इश्यू नहीं आता, वो पहले से पूरे एक्ट के तहत में आता है। और कैंडिडेट मस्ट टू श्योर द कैटेगरी फील्ड इन द एप्लीकेशन टू भी, पहले उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह पूरे फिलअप जांच पड़ताल कर ले और उसी के बाद में उसको फिलअप करना शुरू करें। जैसे किसी के पास में OBC का सर्टिफिकेट नहीं है और वो एक्सपायर हो गया, उसमें जो टाइमिंग होता है कि 3 साल का या स्टेट का तो 6 महीने का, वो यदि टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको पहले चेक कर ले और उसी के अकॉर्डिंग नया बनवा के और उसको इंश्योर करके ही भरे।
SC/ST को क्लेम करने के लिए उसे बेनिफिट को क्लेम करने के लिए उसका जो सर्टिफिकेट है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। ये पूरे अदरवाइज़ क्या कर दिए जाएंगे, जैसे आप फॉर्म भरोगे और आपका जो सर्टिफिकेट आपने पुराना लगा दिया था, आप जनरल कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाओगे, डिवार्ट कर दिए जाओगे, और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ पाएगी तो आपको पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस ही डिवार्ट कर दिया जाएगा। प्रोविज़न फॉर कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब, तो इसके लिए जो टाइम एनेक्स रखे गए हैं, तो इसके लिए जो डिसेबिलिटीज़ जो पर्सनस के रिगार्डिंग है वो इसमें पूरा दे रखा है कि जो डिसेबल पर्सन है वो किस तरीके से फिलअप करेंगे। उसके लिए PWD के जो पर्सनस हैं उसके अपनी वो हर बार जो फॉर्म भरते हैं उन्हें पता होता है कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर वो फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद में जो फॉर्म भरने का तरीका बता रखा है कि आपको पहले OTR करना है, आधार से ऑथेंटिफाई करना है, वो आगे प्रोसेस आएगा, उसके अंदर हम चर्चा करेंगे पूरी किस तरीके से भरना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल है, इसमें एक एक चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल पर्सन होता है उसके लिए नहीं होती ये पैराग्राफ, ज़्यादातर जो कैटेगरी वाइज होते हैं उनके लिए होते हैं। एप्लीकेशन की फ़ीस लगेगी 100 रुपीज़, फॉर्म की फ़ीस है जो 100 रुपीज़ है, और वो उसको आप किससे पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग वगैरह जो फॉर्म आप फिलअप करोगे या किससे भरवाते हो, ईमीटर से भरवाते हो तो वो अपने अकाउंट से करेगा, किससे भी करेगा वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ऑनलाइन फ़ीस कैंडिडेट करने का अभी जो टाइम बता रखा है वो मैं पहले बता चुका हूँ, ये नॉर्मल है, इनके अंदर कुछ नहीं करना आपको, ये बस देखना है। कमीशन अन चार्जेज द 200 रुपीज़ तब करेगा फॉर द मेकिंग करेक्शंस और रीसबमिटिंग एंड मॉडिफाइंग। यदि आपको टाइम दिया और रीसबमिट करना चाहते हो तब 200 रुपये चार्ज लेगी। फॉर द फर्स्ट टाइम एंड therefore 500 for making the corrections and resubmitting modifications for the second time। आपने पहली बार फॉर्म भरा 100 रुपये लिए आपसे, ठीक है, सही है। उसमें कोई आपने गड़बड़ पाई गई तो 11 से लेकर 13 के बीच में आपको फिर 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक। उसके अंदर आपसे 200 रुपीज़ लिए जाएंगे। फिर भी आपने गड़बड़ छोड़ दी तो फिर आपसे 500 रुपये चार्ज लिए जाएंगे नेक्स्ट टाइम आप फिलअप करोगे। तो इसलिए जो फॉर्म आप भर रहे हो पहली टाइम ही आप चेक करके भरो, पूरी डिटेलिंग, जल्दबाजी नहीं करनी है। चाहे 10 मिनट उसमें एक्स्ट्रा लग जाए आपको भरने में, पर आपको रेगुलर अच्छी तरीके से भरना है उसे। एक बार आपने पे कर दिया वो वापस रिफंड नहीं होगा, आपको ये ध्यान में रखना है। जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसको रिफ्रेश ना करें, क्योंकि लिंक जब आपने आगे उसको कर दिया तो उसमें जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है उसको नोट कर लें, और उस पर आप जो टोल फ्री नंबर दिया होता है उस पर आप कनेक्ट करोगे तो या तो 1-1.5 घंटे के अंदर वो वापस ऑटोमेटिक अपडेट होके वो पेमेंट उसमें पेड दिखा देगा। अदरवाइज़ नहीं दिखाता 1 दिन तक, तो आप उसमें कंप्लेन करके भी उसको क्लियर करवा सकते हो। उसके बाद में जो एग्ज़ाम होगी कंप्यूटर बेस्ड होगी, और उसके लिए जो सेंटर कौन कौन से रखे गए हैं SSC ने सेंटर बताए, सेंटर के कोड भी साथ में दे रखे हैं। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर एंड द सेंटर के कोड, जो आप भर रहे हैं आपसे चॉइस मांगी जाती है भरने की, तो आप उसके अंदर जो भी अपने पास में पढ़ते हैं, जो भी शहर पढ़ते हैं, उसका आप सेंटर कोड देखना है इसके अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें फिलअप करना है। उसका सेंटर कोड आपको चेक करना है। जैसे कि सेंट्रल रीजन से बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं तो उनके ये पास में पढ़ते हैं स्टेट शहर, तो वो इनसे सेंटर कोड चुने, तो उन्हें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन यदि कोई यूपी से है, आगरा वगैरह से है, और दिल्ली में रहता है और कहीं रहता है, जैसे पटना से दिल्ली में रहता है, तो वो दिल्ली के फिर दिल्ली का चूज़ करें, अपनी जो चॉइसेज हैं उसके अंदर दिल्ली चूज़ करें तो वो कर सकता है। फिर उस पर डिपेंड करता है कि SSC अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग कहाँ देती है, चॉइस के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट प्रोसेस। एड्रेस ऑफ रीजनल ऑफिसेज एंड वेबसाइट्स, ये उसका एड्रेसेस दे रखे हैं, वो जब आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो तब आप ऑफिस में पता कर सकते हो, अदरवाइज आपको इतनी ज़्यादा इश्यू आता नहीं है इसके रिगार्डिंग। कोई भी आपको एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इश्यू, आपके जो आधार को ही ब्लॉकेज कर दिया या कुछ और इश्यू आ गया हो, या आप भर ही नहीं पा रहे हो, उस कंडीशन के अंदर आप ऑफिस के अंदर पता करो और अपना सॉल्यूशन करो, आप ऑफिस में पता कर सकते। सेकंड, ये ईस्टर्न रीजन के सेंटर के नेम और कोड हैं उनके, जिसके अंदर KKR के अंदर कोलकाता रीजन के
केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप के आ गए। उसके बाद में MP और मध्य प्रदेश का रीजन आ गया। और उसके बाद में अपना शहर देख लेना कौन सा इसमें पड़ेगा, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम के ये शहर आ गए। जैसे नॉर्थ दिल्ली NR हो गया। मैं राजस्थान से हूँ तो ये आप देख लीजिए उत्तराखंड वगैरह, दिल्ली, बीकानेर, जयपुर। जैसे मेरा जयपुर का पड़ता है 2405। तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये कोड इनमें तो आप जो फॉर्म भर रहे हो उसी टाइम पे ध्यान में रखना, और इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक है नहीं। कैंडिडेट को 3 सेंटर एलोकेट करने की चॉइस दी जाती है। तो अपने जो आपको बेस्ट लगते हैं, अपने जो जहाँ पे रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो पास में पड़ता है वो भरें, क्योंकि ज़्यादा दूर आपको ट्रैवल करने के लिए कोई कंपल्सेशन बाध्य हो तब तो एक अलग बात होती है, लेकिन आप चॉइस से तो अपने पास का ही भरे, ज़्यादा बेस्ट है। एग्ज़ाम कहीं दे लो, चाहे जयपुर वाला जयपुर में दे लो, दिल्ली दे आओ, एग्ज़ाम होगी कहीं दे लो, ठीक। वही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं सुने कि मतलब कि वहाँ एग्ज़ाम देना ज़्यादा बेस्ट होता है या यहाँ एग्ज़ाम देने का। सब में बराबर सामर्थ्य है, हर लैब एक जैसी ही दिखती है, ठीक है। जो एग्ज़ाम होगा वो पूरा सब सेम सिस्टम होगा। तो अपने पास का ही सेंटर आप चूज करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम की जो स्कीम होगी वो क्या होगी कि एग्ज़ाम किस तरीके का होगा, कि उसके अंदर क्या क्या आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। पोस्ट ऑफ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन लेवल जो 10वीं लेवल पे होगी और 12वीं लेवल पे होगी और ग्रेजुएशन लेवल पे होगी। 3 लेवल पे होते हैं, 10वीं पे, 12वीं पे और ग्रेजुएट लेवल पे इसमें फॉर्म भरे जाते हैं। तो तीनों से 3 अलग अलग तरीके की एग्ज़ाम होगी। यदि आपने 10th लेवल का फॉर्म भरा तो आपको 10th लेवल की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। 12th का भरा तो 12th वाले की देनी पड़ेगी। ग्रेजुएट लेवल का भरा तो ग्रेजुएट की देनी पड़ेगी। और तीनों भरे हैं तो तीनों की देनी पड़ेगी, यदि आप तीनों में एलिजिबल है। सबसे फर्स्ट आप देख लीजिए, जो होगा टोटल 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है नॉर्मल पर्सन के लिए। और यदि कोई कैटेगरी के अंदर हो तो उसको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक। उसके लिए टाइमिंग 80 मिनट तक मैक्सिमम जा सकता है। और वो कब किस कैटेगरी के अंदर जा सकता है, जैसे 15 मिनट ईच पार्ट के अंदर एक्स्ट्रा मिल गई उसको, और 5 मिनट के अंदर यदि कोई भी उसके अंदर जो पैराग्राफ्स दे रखे हैं उसके अंदर आप पढ़ोगे तो किसी कंडीशन के तहत में उसको मिल सकते हैं। 80 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं मिलती। नॉर्मल जो बच्चा टाइम मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा। तो आप 60 मिनट मान के चलो, 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने। टोटल 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। हर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे डबल हो जाएगी। जनरल इंटेलिजेंस, तो ये पहले क्वेश्चन आ गए रीजनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के जो 50 मार्क के होंगे। जनरल अवेयरनेस जीके के रिगार्डिंग आएंगे 25 क्वेश्चन, 50 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ के आएंगे 25 क्वेश्चन, 50 नंबर के हो गए। और 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, 25 क्वेश्चन 50 नंबर की। बेसिक नॉलेज मतलब कि उसके अंदर पूरे कंप्लीटेड होंगे, कि इतना ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं होगा। पर आज के टाइम पे तो इंग्लिश यदि किसी एग्ज़ाम में होती है तो वो एक अच्छे खासे लेवल की होती है, वो एक अलग उसका स्टैंडर्ड होता है। उसको आपको पढ़ना पड़ता है कि आपको जैसे नॉर्मल स्पीकिंग वाली इंग्लिश नहीं यूज़ होती उसके अंदर। ग्रामर पूरी आपको अच्छी तरीके से उसमें याद होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होगी 50, 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। यदि कोई क्वेश्चन सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन को सही करोगे, और गलत करोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। तो आप ध्यान में रखना, तुक्के मारो तो भी सोच समझ के मारना। सपोज करो आपने 10 क्वेश्चन के तुक्के मारे, ठीक, और 10 में से रैंडम आइडिया मान के चलते हैं कि 2 क्वेश्चन तो सही हो ही जाते हैं, आदमी भरता है तो 10 के नंबर कितने बन गए 20, ठीक है। और 2 क्वेश्चन सही हो 10 के नंबर कितने बनते हैं 20 बनते हैं। और 10 गलत हो तो कटते कितने हैं 5 नंबर। तो वैसे देखा जाए तो 15 नंबर का बेनिफिट ऐसे आता है, पर ये ऐसे बेनिफिट नहीं आता। अब आप सोचो कि 2 सही हुए, आपके 8 गलत हुए। 8 गलत हुए तो कितने का नंबर कटे, 8 क्वेश्चनों के नंबर कट गए 4, आधा नंबर कट रहा है एक का, तो 4 नंबर कट चुके हैं।
2 सही है तो उसके नंबर कितने मिले, 2 दूनी 4। तो ये मान के चलो कि आपने 10 क्वेश्चनों के अंदर तुक्का मारा तो आप बराबर हो, खेल बराबर उसमें। तो 10 क्वेश्चनों तक आप नॉर्मल, यदि आपको पूरी तरीके से श्योर नहीं हो तो छोड़ो, अदरवाइज आप तुक्के मार रहे हो तो लेवल के मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कुछ ना कुछ अच्छे, यदि आप वैसे भी रिस्क लेना चाहते हो 10 क्वेश्चनों में लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर रहता मामला। 10 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं उसमें रिस्क ले रहे हो तो रैंडम तरीका माना जाता है कि 2 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे 10 में से, तो आप बराबर रहोगे। यस, ये मान के चलो कि 5 में से 1 क्वेश्चन सही हो रहा, 4 गलत हो रहे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कैटेगरी में आप, न तो नंबर कटा न आपका बढ़ा। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन में तुक्के मार रहे हो तो सोच समझ के मारने, ठीक। ऐसे नहीं भर देने कि A B B C पहले रेंडम करो, कहीं कहीं डाउट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप भरो उसमें। उसके बाद में हिंदी इंग्लिश कैंडिडेट होता है मीडियम्स, आपको जब भी उसके अंदर जो आप भर रहे हो तो उसका मीडियम चूज करना होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम से होता है आप उसमें हिंदी चूज करना। यदि इंग्लिश मीडियम वाले ने इंग्लिश चूज कर दिया तो वो हिंदी में नहीं आ सकता, हिंदी वाला इंग्लिश में जा सकता है, उसको चॉइस होती है, पर इंग्लिश वाला हिंदी में नहीं जा सकता, आ सकता वापस वहाँ पे। तो आप जो फॉर्म भर रहे हो, जैसे हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश भर देते हैं कभी कभार कि हम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं, पर आपको ध्यान में रखना है यदि आप जीके वगैरह हिंदी में पढ़ रहे हो तो उसके लिए जो आप चूज कर रहे हो तो हिंदी ही चूज करना। वहाँ पे जाके आप, यदि आपको लग रहा है कि आपको इंग्लिश करना है तो आप वहाँ पे जैसे शुरू के अंदर ऑप्शन देता है आप उसमें इंग्लिश चूज कर सकते हो, वहाँ से फिर वो पूरा इंग्लिश में शो होना शुरू हो जाएगा। और अदरवाइज़ आप यहाँ पे जैसे पहले भर रहे हो तो हिंदी ही भरो, मेरी तो राय यही रहेगी आपको इसके मामले में, क्योंकि हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए पढ़ते पढ़ते 2-3 महीने जो भी टाइमिंग होता है उसके अकॉर्डिंग। यदि आप पढ़ने में कंफर्टेबल हिंदी के अंदर हो ज़्यादातर तो वहाँ पे हिंदी चूज करके पेपर कर लेना आसानी से, और अदरवाइज़ आप इंग्लिश पढ़ने में हो तो इंग्लिश चूज करते रखे। और यदि आप कम पूरे ही इंग्लिश में हो तो फिर तो आपको कोई डाउट नहीं है, आपको इंग्लिश में ही चलना है। उसके बाद में इसके अंदर जो आंसर की के अकॉर्डिंग कंप्यूटर बेस पर 50 क्वेश्चंस पर, इसको छोड़ो आप, इसमें कुछ नहीं पढ़ने लायक। मैट्रिकुलेशन लेवल का जो, अब इसके बाद में जो टॉपिक्स कौन कौन सी होंगे, 4 सब्जेक्ट बताइए उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक होंगे। पहला रीजनिंग होगी, तो रीजनिंग के अकॉर्डिंग आपको जो भी रीजनिंग के टॉपिक होंगे वो आप पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक। अब इसके अंदर वैसे तो नॉन वर्बल टाइप्स बता दी कि कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ नॉन वर्बल टाइप्स टेस्ट इंक्लूडिंग द सिमिलरिटी ऑफ द विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस डिसीजन मेकिंग रिलेशनशिप। अब आप कहोगे कि इसके अंदर कोई भी एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो रीजनिंग से इंक्लूडेड हो, पर उसको क्या लिख रखा है, पूरा थ्योरेटिकल लिख रखा है घुमा फिर आगे। जैसे रीजनिंग होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक वर्बल पार्ट होता है एक नॉन वर्बल। ये क्या करें, कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ नॉन वर्बल ही आएंगे इसके अंदर। डिसीजन मेकिंग होगी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट होगा। रिलेशनशिप आपने वो देखे होंगे कि ये भाई का रिश्ते में बहन है उसकी, उसका क्या लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और रिलेशन, विजुअल मेमोरी, मिरर इमेज वगैरह निकालने हो तो आप ये ध्यान चल, इसमें टॉपिकों के नाम नहीं दे रखे, रीजनिंग की बुक उठाना और पूरी पढ़ लेना, ठीक है। वैसे मैंने रीजनिंग के नोट्स आपको दे रखे हैं, वैसे नॉर्मल सा मैं पूरे एक एक टॉपिक के पूरे बनाऊंगा इसमें, तो आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक। उसके तहत में आप पूरा रीजनिंग एक बार छान मारना, कोई भी बुक उठा के धीरे धीरे पढ़ोगे खुद से समझ आना शुरू हो जाएगा। कुछ कुछ 2-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें नहीं समझ आता, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल का थोड़ा सा लॉजिक लगता है, वो समझना पड़ता है। जैसे कैलेंडर हो गया और क्लॉक हो गई, ठीक है। इसके बाद में ब्लड रिलेशन वाला में भी थोड़ा सा, एक ब्लड रिलेशन तो वैसे भी समझ आ जाता है, उसके अंदर ऐसा कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उसको लिखने का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना होता है। बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी नॉर्मल होते हैं। कोडिंग का एक रूल होता है वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान है। एक अल्फ़ाबेट होता है उसका थोड़ा सा आपको, अल्फ़ाबेट में भी कुछ नहीं है, अल्फ़ाबेट का एक थोड़ा सा समीकरण आपको याद करना पड़ता है, क्वेश्चन याद करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये पहला जो पोर्शन है वो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का। सेकेंड पार्ट आता है
जनरल अवेयरनेस का पार्ट आ गया कि इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया। जैसे जनरल नॉलेज लिख दिया तो जनरल के अंदर सब कुछ आ गया, कॉन्स्टिट्यूशंस आ गए, हिस्ट्री आ गई, उसके बाद में करंट अफेयर आ गए, जो भी और भी कुछ इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इकोनॉमी आ गई, ज्योग्राफी आ गई, कल्चर वगैरह आ गया, सब कुछ इंक्लूड हो गया। अब आप कहोगे कि इतने में तो क्या पढ़ेगा आदमी, नॉर्मल रैंडम सा हिस्ट्री की ब्रीफिंग पढ़ लेना, ज्योग्राफी की ब्रीफिंग पढ़ लेना, स्पोर्ट्स करंट के अंदर रेगुलर में जैसे न्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ, हर दिन शॉर्ट बना के डालता हूँ सुबह, टॉप 3 हेडलाइंस, वो बहुत हैं पढ़ोगे तो आप। क्योंकि बेसिक मेन स्ट्रीम का जो जीके होता है ना, वो आपको ध्यान में रखना होता है। करंट अफेयर की कौन सी सरकार कौन सी पॉलिसी ला रही है, कौन सा इवेंट करवा रही है, और क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, कौन है किस देश का प्रधानमंत्री बना है, कौन किस पोस्ट पे है, किस मंत्री ने किस देश का दौरा किया, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, करंट अफेयर के अंदर आती है। तो वही आपको ध्यान में रखनी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं रेगुलर टॉप 3 हेडलाइंस इसीलिए डालता हूँ कि ज़्यादा जीके पढ़ने का कोई सेंस बनता नहीं कि आप एक एक घंटे तक जीके पढ़ोगे हर दिन, बेतुका होता है वो, कोई सेंस नहीं होता। मैंने खुद पढ़ के देखा है, क्वेश्चन आते हैं 100 में से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम जीके के करंट अफेयर के पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेगी। 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो मेन स्ट्रीम जीके मेन स्ट्रीम करंट अफेयर में से होंगे। मेन स्ट्रीम का समझते हो कि सपोज करो अभी चुनाव हुए आपके, जैसे कि सेंटर में चुनाव है, ठीक है, लोकसभा के चुनाव अभी जैसे चुनाव होंगे आगे, अभी जैसे असम के अंदर चुनाव हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो इसके अंदर कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो मुख्यमंत्री का नाम है, वो मेन स्ट्रीम का करंट अफेयर है, ठीक। उसके बाद उसकी कैबिनेट में कौन बन रहा है, वो सेकंड स्ट्रीम का करंट अफेयर है। यदि वो कोई ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहता है तो उसको आपको ध्यान में रखना, बाकी नहीं ध्यान में रखना होता है। अब इतना ज़्यादा रटना नहीं होता है इसके अंदर आपको। तो करंट अफेयर जो रेगुलर मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग आप बस एक बार, जैसे मैं 3 मिनट का जो रील्स बनती है, शॉर्ट बनते हैं, वो मैं बनाता हूँ और 3 टॉप 3 हेडलाइंस काउंट करता हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम साल में एक बार होती है और ये इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है कि जो करंट अफेयर पूछेगी वो पिछले 1 साल का ही पूछेगी। वैसे नॉर्मल मान के चलते हैं कि साल भर का ही पूछती है, ठीक। पर पूछने के क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि जो 3 साल पहले की जो योजना उसके रिगार्डिंग पूछ लेते हैं, ठीक। तो वो सेकंड स्ट्रीम का करंट अफेयर है, वो पूछेंगे तो आप हो सकता है आप वो 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी लेंगे तो कोई कुछ नहीं होगा, आपको बहुत पूरा टाइम उस चीज़ में ख़राब कर लोगे और आपका दिमाग के अंदर जो मेन जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आप टाइम वेस्टेज खो दोगे। तो इससे अच्छा जो मेन स्ट्रीम का जो करंट अफेयर मैं बना रहा हूँ रेगुलर, उसको आप एक बार नज़र में से घुमा लो, बेस्ट है, सही रहेगा। और उसके बाद 2-4 क्वेश्चन छूटते हैं तो छूटता नहीं देना, कोई इतना है नहीं कि मतलब कि आप ये टारगेट तो भले ही रहता है कि आदमी 100 में से 100 क्वेश्चन करे, पर गलत भी तो होते हैं उसमें से। तो यदि 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन में से 5 मेन स्ट्रीम वाले में से यदि 4 भी आप सही कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 100 में से 40% वाला, ठीक है। बाकी वजह 5 में से तुक्के भी मारोगे तो 2, 1 या 2 सही हो सकता है, तो इतना ही रिजल्ट आता है। और आपकी यदि जीके में अच्छी पकड़ है तो हो सकता है इसी में से ज़्यादातर बैक स्ट्रीम के जो जी करंट अफेयर में से क्वेश्चन पूछता है वो योजनाओं में से पूछता है। जैसे कब कब कौन सी योजना, जैसे क्लीन इंडिया जो मोदी जी के द्वारा अभियान चलाया गया था, स्वच्छता अभियान, वो कब चलाया गया था, वो जब 2015 का चलाया गया था तो उसकी डेट पूछ लेता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब की चलाई हुई है वो पूछ लेगा। तो ये बहुत बैक स्ट्रीम का करंट अफेयर है, उसके रिगार्डिंग आप ज़्यादा टेंशन करके भी कुछ नहीं ले पाओगे उसमें से। तो आप मेन स्ट्रीम का जीके करंट अफेयर देखो और खुश रहो, ठीक है। आपको लगेगा कि जैसे मैं 3 मिनट का ही बनाता हूँ, पर आप उसमें मैं पूरा थ्योरेटिकल बनाता हूँ उसके अंदर, ठीक है। उसमें नीचे पूरा थ्योरेटिकल लिखा होता है, ऊपर हेडलाइंस लिखी है तो फोटो के साथ। तो आप मैं क्वेश्चन नहीं देता, आप पूरी न्यूज़ को देखो, उसमें से जो क्वेश्चन बनने का जो तरीका बता रहा हूँ उसे ध्यान रखो, बस क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। पूरे ऑप्शन दे के 4 ऑप्शन में से एक को चूज करने वाला वो रटने वाला सिस्टम है, उसको हटाओ आप, उसमें कुछ नहीं पाओगे, उसमें भूल जाओगे। आज पढ़ोगे उसको, बोलने को तो जैसे मेरे शॉर्ट्स आप देखोगे ये भी भूल जाओगे, पर
3 मिनट का एक शॉर्ट बनाऊंगा तो 1 महीने का शॉर्ट देखने में कितने लगे, 30 3 90 1.5 घंटे में आप 1 महीने का करंट अफेयर देख सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में कोई बेनिफिट नहीं होता करंट अफेयर में, इतना ही खेल होता करंट अफेयर का, उसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके बाद में थर्ड चलते हैं हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर मैथ आ गई, जैसे 10th लेवल की मैथ हो गई। अब 10th लेवल की मैथ के अंदर तो एक तो नॉर्मल मैथ हो गई, उसके साथ में उसमें पूरा इंक्लूड कर दिया, जैसे कि ये बोट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में और स्टेटिक्स हो गई, उसको इंक्लूड कर दिया, जैसे मीन मीडियम हो गई, वो सब इंक्लूड कर दिया। तो पूरी को 10th लेवल के अंदर क्या होता है कि बेसिक पूछते हैं, कोई भी पूरी मैथ होती है तो उसको क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप कोई भी एक बुक लेके पढ़ लेना नॉर्मल सा, तो आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक लेवल तैयार हो जाएगा आपका। रेशियो प्रपोर्शंस, आज के टाइम पे तो बहुत ऑनलाइन टीचर्स होते, रटना नहीं है, पूरे बैक टू बैक क्वेश्चन रटाते रहते हैं, बैक टू बैक, ये लो 2 2 2.5 2.5 घंटे। कोई छोटी सी बुक उठाना या कोई एक पूरा कोर्स ले लेना, कोर्स ले रखा हो तो ले लेना किसी का, ठीक है, पर सब को इंक्लूड करके चलना होता है। यदि मैथ का 25 क्वेश्चन है तो 50 नंबर है, बाकी भी उतना ही मायने रखती हैं, याद रखना। पूरा मैथ ही काम नहीं करेगी, कोई टीचर पढ़ा रहा है वो तो अपना पूरा टाइम इसी में खपा देगा कि ये करो वो करो, इसके अंदर आप इतने क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लो। नहीं है, एक टॉपिक पढ़ना, उसके क्वेश्चन करना, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप उसके महारत हासिल हो, आपका टीचर बैठा दें वो 1 मिनट के अंदर उसका भी दिमाग हैंग हो जाएगा। 1 मिनट भी पूरा मिलता नहीं है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, लगाओ 3 के अंदर 5, ठीक है। और टाइमिंग आप देखो कि बहुत आधा टाइमिंग मिलता है। सपोज करो 35 से 40 मिनट का 35 से 40 सेकंड मिलती है क्वेश्चन करने के लिए, तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप स्टूडेंट हो तो अपने क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर कोई भी बुक उठाओ, उसको पढ़ो और अपने पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया, अटैम्प्ट हुआ नहीं हुआ रह गया, कोई बात नहीं, इश्यू नहीं। उसके लिए आपको इतना ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं डालना है कि गलती हो गई, गलत हो गया, अगली बार ये कोर्स ये पढ़ूँगा, ये करूँगा, ऐसे वो इतने क्वेश्चन कर लूँ, वो कर लूँ, ये झंझट में नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ना आपको, लेना किसी से और वो पढ़ना। सेकंड आता है इंग्लिश, फोर्थ पोर्शन आता है इंग्लिश। इंग्लिश की कोई भी बुक लेना, बहुत सारे टीचर्स हैं, शानदार पढ़ाते हैं ग्रामर, उनसे पढ़ना आप एक बार, ठीक है। पढ़ोगे तो आपकी पूरी इंग्लिश तैयार हो जाएगी इसके साथ। उसके बाद में 10+2 लेवल पे, जो 10+2 लेवल की भर्ती होगी उसके लिए होगा जनरल इंटेलिजेंस, वही सेम सिस्टम है, कुछ नहीं। इसके अंदर जो टॉपिक होते हैं उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल कर देते हैं। एक जैसे उसमें क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा हल्का, मतलब कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा वो पूछेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे। टॉपिक वही है, सेम टू सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ कर देंगे, बस फ़र्क इतना ही है। मेंसुरेशंस हो गया, टिग्नोमेट्री हो गया, जैसे टिग्नोमेट्री इसमें ऐड ऑन कर दिया तो ठीक है, किसी टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा डाल देंगे, किसी के कम डाल देंगे, क्योंकि टिग्नोमेट्री होता 10th लेवल पे होता नहीं, तो वो इसमें नहीं है, इसके अंदर डाल देंगे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना होता है इसके अंदर। आज के टाइम में जो भी फॉर्म भरते हैं ग्रेजुएशन लेवल के ज़्यादा भरते हैं लोग, तो सबको पता होता है कि क्या क्या किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। यदि ग्रेजुएशन लेवल का पर्सन तीनों पेपर दे रहा तो उसे आइडिया होता है कि किस किस तरीके के पेपर उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल, वो भी सेम सिस्टम रहेगा, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल्स, तो इसमें सेम सिस्टम्स हैं, जैसे कि ओरिएंटेशंस हो गए, वेन डायग्राम्स हो गए। अभी इसमें टॉपिकों के नाम दे दिया आपको, वहाँ पे क्या दे रहा था आपको कि मतलब कि पहले के अंदर जैसे 10th लेवल में नॉन वर्बल को ही दिखा रहा था कि उसके अंदर, अब इसमें टॉपिकों के नाम दे दिए, कोडिंग, डी कोडिंग हो गई, नंबर सीरीज हो गई, फिगर सीरीज हो गई। तो ये पूरा मैंने एक तो वैसे बनाया हुआ है मेरे रीजनिंग का, पर उसमें मैंने 1-2 टॉपिक इंक्लूड कर रखे थे कि जैसे क्लॉक के रिगार्डिंग बताया, कैलेंडर के रिगार्डिंग बताया, जो अल्फ़ाबेट है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं उसके रिगार्डिंग ही बेसिक बताया था मैंने, क्योंकि मेरे बनाए नोट्स थे वो मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ में।
अभी मैं वैसे रेगुलर आपको एक ही टॉपिक के रिगार्डिंग पूरा बताऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, उसके बाद में आप इंग्लिश इसमें देख सकते हो। अब ये तो था तीनों का एग्जामिनेशंस का। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ गया, अब ये पूरा कि एडमिशन ऑफ एग्जाम जो फॉर्म भरने का वो है कि उसके लिए टाइम टेबल 10 डे बिफोर होना चाहिए, फेलियर्स हो, ये थ्योरेटिकल है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। जब आप उस पे जाओ तो उसके अंदर ऑथेंटिक कर रहे हो तो वोटर आई डी ड्राइविंग लाइसेंस उसमें से वो होना चाहिए। फॉर्म भर रहे हो तो आपको पता होता है आपके पास ये थे, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो 2 आईडी आपके पास में होनी चाहिए। जो आप इसमें भर रहे हो, एक तो आधार, सबके पास में आधार कार्ड होता है, एक तो आधार कार्ड रखना अपना, एक या आप पैन कार्ड आज के टाइम पे हर के बने होते हैं, ठीक है। एक पैन कार्ड रख सकते हो या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी दे रहे हो तो उसमें से रख सकते हो। 2 आईडी प्रूफ मांगने लग गया आजकल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या रखना होता है, पहले हम एग्ज़ाम देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या उसमें होने चाहिए, वो इसका पूरा प्रोसेस नोटिफिकेशन में सब कुछ आता है। मैरिज री मैरिज से रिलेटेड और प्रोसीजर क्या करना चाहिए उसके अंदर, उसको छोड़ो आप। जो कट ऑफ मार्क्स बिलो द रिजर्व कैटेगरी के लिए ये बता दिए कि अनरिजर्व तो 30%, ओबीसी के लिए 20%, अदर कैटेगरी के लिए 20% से कट ऑफ है कि इससे नीचे मार्क्स होंगे तो वो तो वैसे भी नहीं होना पास, ठीक है। आज के टाइम पे वैसे कट ऑफ कितनी हाई जाती है वो आप सोच लो। उसके बाद में ये हो गई, ये थ्योरेटिकल में भी कुछ नहीं है पढ़ना लाइक। टीयर 1 के जो सिटी हो गई उसके अकॉर्डिंग बता दिया है कि आगे टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 की सिटी के रिगार्डिंग ये भी छोड़ो, इसमें थ्योरेटिकल पूरा दे रखा है 7 ईयर्स का, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वाइज, OTR को भरने के तहत में क्या क्या उसमें सब्सक्रिप्शंस रखने उसकी रिगार्डिंग बात कर दी। और उसके बाद में हम चलते हैं, एनेक्चर्स हो गए। अब ये एनेक्चर, जैसे एक एनेक्चर मैंने 9 बताया था, तो ये एनेक्चर ज़्यादातर किन के लिए मानते हैं, जैसे फिजिकल जो हैंडीकैप होते हैं उनको भर के देना होता है, ठीक है। तो जो PH कैटेगरी, VH कैटेगरी, HH कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको इनका ध्यान में रखना, ठीक है। नॉर्मल पर्सन होता है उनको इनको कुछ नहीं देना होता है। जनरल कैटेगरी क्योंकि फॉर्म ज़्यादातर जनरल OBC में से भरे जाते हैं तो वो उनको इतना कोई, OBC वाले को सिर्फ OBC का सर्टिफिकेट का ध्यान में रखना बस, ठीक। उसके रिगार्डिंग आपकी वो पूरी डिटेलिंग सही होनी चाहिए एक टाइम। अब इसके बाद में भरोगे कैसे, उसका पूरा प्रोसेस बता दिया। SSC की आप साइट सर्च करोगे, सबसे फर्स्ट SSC की साइट पे जाओगे, SSC सर्च करोगे तो उसके बाद में आपको अपनी लोकल रीजनल साइट पे ले जाए, वो पहले SSC में रजिस्ट्रेशन करवाएगा। SSC की साइट के अंदर साइड में अंदर जाओगे तो लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आपको पूरा प्रोसेस पता है कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है। अदरवाइज़ आप फर्स्ट टाइम पे भर रहे हो, न्यू यूज़र हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करना और अपनी बेसिक डिटेलें फुल करनी है। यहाँ पे जो इसको हम OTR बोलते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अब उसके बाद में ये लाइफ टाइम चलेगा आपकी SSC के अंदर। यदि आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे कभी भी, सपोज करो आज आप 18 साल के हो, आपने फिलअप किया फर्स्ट टाइम पे और आप 35 साल के पहुँच जाओगे तब तक भी आपका यही चलेगा। तो इसके अंदर आप ढंग से भरना, डिटेलिंग चेक कर लेना, पूरी डिटेलिंग आराम से तसल्ली से भरवाना। कहीं से भी फॉर्म भरवा रहे हो वहाँ बैठ के तसल्ली से भरवाना, जल्दीबाजी मत करना। जो जो डिटेल मांगेगी आप देखोगे, आपको फर्स्ट टाइम पे भरवाओगे तो आपको ऐसे पूरी डिटेलिंग देख के यूँ लगेगा कि क्या क्या भरना है। एक एक डिटेलिंग को पढ़ना आराम से। पहले आपसे पूछेगा डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास में है तो उस पर क्लिक करना, आधार के नंबर डालना है, सेंड OTP करना और आधार से वेरीफाई कर देना, ठीक है। आपका आधार वेरीफाई हो गया। उसके बाद में यू हैव टू चेंज नेम। आपने कभी अपना नाम चेंज किया 10वीं 12वीं में कोई किसी वजह से, तो उसके रिगार्डिंग जो चेंज किया, यदि पहले चेंज हो चुका है तो उसका कोई इश्यू नहीं है, आपने अपना नाम भर देना। और अभी चेंज किया तो उसके रिगार्डिंग आप ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि यदि 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम दूसरा हो, 12वीं में फिर वह दूसरा हो जाए तो उसकी रिगार्डिंग आपको तब भरना है इसके अंदर। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है।
उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ 10th के जो सर्टिफिकेट में वो चेक करके उसी के अकॉर्डिंग भरना है। अपने पिताजी का नेम अपनी मर्ज़ी से नहीं भरना है, आपके आधार कार्ड में जो आपके पिताजी का नाम है वही भरना है। दो बार मांगता है, पहली बार मांगता है, दूसरी बार उसी को सेम भरना होता है। मदर्स का नेम भी आपके जो सर्टिफिकेट हैं 10वीं बार के डॉक्यूमेंट के अंदर वही नाम इसमें भरना है। उसके बाद में आपको उनके 10वीं का जो बोर्ड है उसको सिलेक्ट कर दिया, उसके रोल नंबर सेलेक्ट करने हैं, उनको वेरीफाई करना है रोल नंबर को, पासिंग ईयर कब पास हुए थे उसके बारे में बता देना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेवल कि आप अभी 10th में ही हो, 12th में हो या ग्रेजुएट हो, उसका आप लेवल सेलेक्ट कर लेना। लास्ट के अंदर ईमेल अपना मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर भरना जो चालू हो, इन पे मैसेज आते रहते हैं। एडमिट कार्ड आएगा तब भी इन पे मैसेज आएगा, तो अपने दोस्त वगैरह के नहीं, या तो अपने पास में खुद के पास फ़ोन नहीं है तो अपने घर के नंबर दो या अपने पिताजी के नंबर दो, तो ऐसे नंबर ही इसके अंदर आपको देने हैं। ऐसे ई मित्र वाले के नंबर वगैरह नहीं दे के छोड़ने, किसी से भरवा रहे हो सिर्फ अपना नंबर से ही आपको भरवाना है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको भरनी है। उसके बाद में आप इसमें सेकंड डिटेलिंग में आओगे, फिर आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो 10वीं बार डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट के लिए करनी है, अपनी फ़ोटो लगानी है, अपना सिग्नेचर अपलोड करने। तो आप इनको पहले बनवा लेना, ठीक है, कि पहले अपनी फ़ोटो खिंचवाते हो, उसके पूरे उसके साइजिंग के अकॉर्डिंग आप चाहो तो फ़ोन से भी बना सकते हो। आज के टाइम बहुत ऑनलाइन साइटें ऐसी हैं कि उसके अंदर आप इसमें जो साइजिंग दी हुई थी पहले साइजिंग पढ़ लेना, ठीक है, कि जो साइजिंग लिखी हुई थी पूरी फ़ोटो की रिगार्डिंग कि इतने से इतने इंटू इतने का मेरे को सिग्नेचर चाहिए होता है, इतने इंटू इतने का फ़ोटो चाहिए थी, तो वो आप फ़ोन से वैसे खींच के भी पूरी बना सकती हो उसके अंदर। उसके बाद में छोटी छोटी डिटेलिंग ये आपको पूरी फिलअप करनी है, आप ध्यान में रखना है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, पर्सनल डिटेलिंग हो गई। उसके बाद में जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा इसके अंदर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आपकी मेल जो आईडी थी उस पर आपके एक लिंक आएगा, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपको ओल्ड पासवर्ड टाइप, उसमें एक पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसमें ओल्ड पासवर्ड भरना और नया पासवर्ड आपको सेटअप करना पड़ेगा, नया क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं कि तो इस तरीके के 5-6 क्वेश्चन देता है आपको, उसमें 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग कि इन फ्यूचर आपको कोई पासवर्ड आप भूल गए, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान में, तो ऐसी क्वेश्चन चूज करना कि जो आपको रिलेवेंट लगते हैं, आप रेगुलर कहीं पे भी हो तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कोई अपना बर्थ प्लेस चूज कर लेना, या कोई अपना फर्स्ट स्कूल का नेम चूज कर लेना, ठीक है, या कोई अपना पेट का नेम चूज कर लेना। इस तरीके से आप जो भी आपको बेस्ट लगे वो चूज करना। अपना चाइल्डहुड नेम चूज कर लेना, जो निक नेम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपनी कैटेगरी, इसका ध्यान में रखना। यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप अपनी कैटेगरी को अच्छी तरीके से भरना, क्योंकि जैसे आप पूरा फॉर्म भरना चाहोगे तो वो ऑटोमेटिक पूरी डिटेलिंग उठा लेगा यहाँ से। कई जगह मैं देखता हूँ कि ये विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं, ये नहीं भरे होते हैं। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तिल होते हैं, जैसे हाथ भी हो, पैर भी हो, चेहरे पे हो, कहीं पे हो, या कहीं कोई जीवन में कहीं ना कहीं कोई चोट का निशान लगा हुआ ही होता है आदमी, कहीं पे भी लगा हो, ठीक है, पैर पे जांघ पे लगा हो, पैर में नीचे लगा हो, नाखून के पास में लगा हो, कहीं पे भी लगा हो, या कोई भी किसी तरीके का मार्क हो, तो वो इसमें भरने हैं। 1-2 मार्क उन्हें बताने। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं वन टाइम। अब ये पूरी डिटेलिंग आपको भरने के बाद में ये कर रहे हैं कि डिक्लेयर कर रहे हो कि इसके बाद में ये सबमिट कर देंगे कि OTR जनरेट हो जाएगा, वो इतना आसानी से चेंज नहीं होगा फिर। तो यहाँ तक पहुँचते उससे पहले एक बार पूरा चेकिंग कराना कि मैंने जो डिटेल भरी है वो सही है, मैं इसमें नहीं चेंज करना चाहता। इसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करना और डिक्लेयर कर देना इसको। उसके बाद में पार्ट बी के अंदर चलते हैं। ये पहला OTR कंप्लीट हो गया। पार्ट बी होता है फॉर्म भरना। अब उसके बाद में आपको जैसे रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट के अंदर जाओ फेज़ के अंदर, तो ये इस तरीके से फेज़ 4 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन का अप्लाई लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे जाना है। और उसके बाद में आगे आई थिंक आएगा उसका पूरा प्रोसेस, दे रखा है कि मैं भी नहीं दे रखा।
हाँ दे रखा है। अब जैसे ही आपने ये पूरा भर दिया, अब यहाँ से अधिकतर डिटेलिंग ऑटोमेटिक उठा लेगा जो आपने OTR के अंदर भरी है, फादर्स नेम, मदर नेम, आपका नेम, एज ऑफ बर्थ, सब पूरी ऑटोमेटिक उठा लेगा। आपको दोबारा अधिकतर नहीं भरनी होती। कोई छोटी छोटी डिटेलिंग फॉर्म के रिगार्डिंग जो पोस्ट होती हैं उसके रिगार्डिंग पूछेगा, वो आपको भरनी है। जैसे कि प्रेफरेंस पूछ ली कि प्रेफरेंस कैसे भरा हुआ है, प्रेफरेंस फर्स्ट, प्रेफरेंस सेकंड, जो मैं अभी सेंटर कोड बता रहा था, तो यहाँ पे अपने सेंटर कोड को ध्यान में रख के भरना है इसके अकॉर्डिंग, कि आपके पास में जो सेंटर कोड पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें भरना है। उसके बाद में ये डिटेलिंग मोड मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो यहाँ पे यदि हिंदी है तो हिंदी ही भरना है। ज़्यादातर हिंदी में पढ़ रहे हो, जैसे रीजनिंग हिंदी में पढ़ रहे हो, मैथ हिंदी में पढ़ रहे हो, जीके हिंदी में पढ़ रहे हो, और इंग्लिश का तो कोई ऑप्शन नहीं है तो इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, ठीक है। यदि 3 हिंदी में पढ़ रहे हो तो आप हिंदी ही पढ़ना है इसके अंदर, और मत चूज करना। मेरी पहली सलाह तो आपको यही रहेगी इसके रिगार्डिंग। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद में आपसे डेट ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह, यदि आपके पास में कोई काम करते हो, एक्सपीरियंस वगैरह भरना चाहो, किसी पोस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस मांगते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चूज कर सकते हो, उसको आप भर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, ये इनमें आपको ज़्यादा, ये स्टार लगा हुआ ये तो भरना पड़ेगा आपको। एज रिलैक्सेशंस वगैरह हैं, नो कर दोगे तो ये नीचे वाला ऑप्शन हट जाएगा। जैसे आप एज में हो तो आपको क्यों रिलैक्सेशन चाहिए, जब आप एज में नहीं हो तब आप उसकी जो टाइमिंग दे रखी है डेट की, उससे पहले की हो आप, और आप एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी में हो तब आपको इसको यस करना है, अदरवाइज़ आपको इसको नो करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर। अब अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर में जाके, ठीक है। इसके लिए ये कोड दे रखा है, आप वैसे भी सर्च कर सकते हो, या फिर कैप्चर लाइव फ़ोटो, यहाँ से आपको फ़ोटो को लाइव कैप्चर करना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना है, फ़ोटो तो आपके फ़ोन से, जैसे आप अपना फ़ोन रहता है, अपने किसी दोस्त या फ़ोन को एक जगह सटा के आप दीवार के पास में खड़े होके देख लेना, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो सही रखना, ठीक। यदि आपने पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो इस तरीके से नहीं, ज़्यादातर वाइट हो तो बेस्ट है। किसी सफ़ेद दीवार के पास में खड़े होके और अपनी सेल्फी ले लेना, ठीक है, वो भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। सेल्फी लोगे उससे भी भरा जाएगा, या किसी दोस्त की मदद से या किसी परिवार के मदद से उसमें, क्योंकि सिर्फ सेल्फी जितना पोर्शन ही मांगता है, यहाँ से ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं मांगता है। जैसे गले से नीचे तक थोड़ा ही पोर्शन है उसमें दिखाए, ज़्यादा नहीं दिखाए। जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है उतनी ही पोर्शन उसमें मांगता है, तो आप सेल्फी से कैप्चर कर सकते हो उसको। अपलोड सिग्नेचर को आपको, अब ये आप इसको पहले बना लेना, जैसे आपने किसी पेज पे साइन किए, उसके बाद आप ऑनलाइन जाना और जैसे इमेज साइज कन्वर्ट ऑनलाइन वगैरह इस तरीके से लिख देना आप, उसके अंदर आप ये साइज़ सेट कर लेना, ठीक है। उसकी साइज़ होनी चाहिए, इमेज की साइज़ 10 से 20 KB के बीच होनी चाहिए। और इसका जो DPI है, अब ये इसकी हाइट वगैरह ध्यान में रखना। जैसे विड्थ होती है सिग्नेचर की 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबा ना हो, और 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो, ये मिनिमम है 6x2। तो उसके अंदर सेंटीमीटर वाला चूज करना और इसमें 6x2 लिख देना है। विड्थ में 6 सेलेक्ट करना और इसमें 2 सेलेक्ट करना, और उसके बीच में आपने जो इमेज सेलेक्ट की है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लेना, तो आपका सिग्नेचर तैयार हो गया। इसी तरीके से फ़ोटो ऑटोमेटिक उठा ले, फ़ोटो तो वो सीधी परचेज करेगा, तो फ़ोटो का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, आपको सिग्नेचर का रोल है, तो आप वहाँ से सिग्नेचर अपना अपलोड कर देना। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में क्या करना है, आई एग्री इस पर क्लिक करना है, और ये जो कैप्चा कोड दे रखा है ऊपर वाला, वो कैप्चा कोड इसके अंदर डालना और इसको सबमिट कर देना है, जो आपने डिटेल भरी है, और इसको आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये करोगे तो ये फॉर्म पूरा भरा जाएगा। ये पहले आपको प्रीव्यू दिखाएगा, पूरा फॉर्म आपने भरा उसका, उसके बाद में सबमिट करोगे उसको भर देना। अब ये डिटेलिंग कोई एक्ट वगैरह के तहत में आते हैं, उन्हें भरनी होती है। इसका काम इतना ज़्यादा
नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल से स्टूडेंट आते हैं, बच्चे आते हैं जो रेगुलर भरते हैं, उन्हें पता होता है इसकी रिगार्डिंग, और वो भर देंगे इसके अंदर। फ़ोटो होती है वो किस तरीके से होनी चाहिए, जैसे फ़ोटो होती है नॉर्मल इस तरीके से सही होनी चाहिए। आप जो फ़ोटो अलाउ होगी, फ़ोटो उल्टी सीधी इस तरीके से फ़ोटो ना लें, फ़ोटो को आप सही रखें एकदम। चश्मा वगैरह लगा के फ़ोटो ना खिंचवाइए, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ब्लर फ़ोटो वगैरह भी ना अपलोड करें, ये भी गलत है। सीधी सिंपल फ़ोटो चाहिए उन्हें, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे आपको न तो कोई चश्मा लगाए रहने देंगे वो, न कोई हाथ में कुछ गले में कोई चैन पहन रखी है वो पहन रहने देंगे, और न कुछ और मार्क वगैरह जैसे कि अपने चेहरे पे कुछ लगा के। और आप फ़ोटो हो तो पहले चेहरा धो के आराम से साफ करके और उसके बाद में ही इसके अंदर आप करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ये टू डार्क और टू फेसिंग साइड वे, जैसे साइड में देखता हो इस तरीके की फ़ोटो ना, एक नॉर्मल सी फ़ोटो चाहिए होती है उसके अंदर। आप फ़ोटो का बस ये ध्यान में रखना। एब्रीविएशंस ये होते हैं कि इसके शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे डीवी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह, GEN होती है जनरल के लिए होती है, तो ये आपको नॉर्मल थोड़ा थोड़ा ध्यान होगी, ये वो पूरा बता रखा है। जैसे PWD आया था अपने पास में, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हो गया, ऐसे शेड्यूल कास्ट हो गई, तो इसके फुल फॉर्म की रिगार्डिंग बता दी। अब इसके बाद में आ गई पोस्ट कौन कौन सी है, ठीक है। जहाँ पे भर रहे हो अपनी पोस्टें देख लेना, कौन से क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप भर रहे हो, रीजन अपना चूज कर लेना, वैकेंसी आप देख लेना। सपोज करो आप OBC कैटेगरी के हो और आपका रीजन सेंट्रल रीजन है, ठीक है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, पर यहाँ पे OBC की पोस्ट ही नहीं है, तो अब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आप जनरल में काउंट होगे, वहाँ पे OBC का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका बेनिफिट होता है, तो आप ये ध्यान में रखना। हर रीजन की वही सेम पोस्टें जनरेट हो गई, जैसे CR है रीजन तो CR पोस्ट कोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में पोस्ट का कोड 10126 है, तो उसके पीछे CR लग गया, तो ये सेंट्रल रीजन की स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो गई, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के तहत ये पोस्ट निकली हुई, ये पोस्ट डिपार्टमेंट का हम नाम ध्यान में रखना। एज लिमिट कितनी 18 से 27 है। पे स्केल कितना है, लेवल 6 का इसका पे स्केल है, 10+2 एग्जामिनेशन का इसका लेवल है। उसके बाद में लेबोरेटरी अटेंडेंट हो गया, उसका आप देख सकते हो, ठीक है। और पोस्टें वगैरह आप देख लेना, हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्टें निकली हैं, हर पोस्ट के नियम है। जैसे लेबोरेटरी की पोस्टें वो भी एक ही निकली हुई है, पर वो निकली है OBC के लिए। अब यहाँ पे यदि जनरल वाला फॉर्म भरता है तो वो तो इसमें काउंट ही नहीं होगा, वो OBC में नहीं जा सकता, ये ध्यान में रखना। यदि सेंट्रल रीजन का लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए फॉर्म भर रहा है और वो जनरल कैटेगरी का है और यहाँ पे पोस्ट OBC की है और उसने भर दिया, तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है तो इसको चेक करके आपको भरना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे डिफरेंट पोस्ट है, ये क्वालिफिकेशन है एग्ज़ाम के लेवल की, ठीक है। आप ये फर्स्ट वाले ध्यान में रखना कि आप कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हो और वैकेंसी आप उसमें चेक करके भरना। जैसे कि यहाँ पे टोटल हो गए, पहले SC ST OBC जनरल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस टोटल हो गए। ये हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप हो गए, और वर्टिकल हैंडीकैप हो गए, अदर हैंडीकैप हो गए, ठीक है। ये पोस्टें अलग हैं और इधर इनका टोटल कर दिया। तो ज़्यादातर जो भर रहे हैं वो इन्हीं 4 कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये अलग कैटेगरी आ गई। तो जो फिजिकल हैंडीकैप हो गए तो उसके लिए अलग है, वो तो अपने अकॉर्डिंग चूज करके भरें, पर बाकी जैसे नॉर्मल है वो भी भरते समय इनका ध्यान में रखें पोस्ट का। पहले अपना रीजन देखें कि कौन से रीजन पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो। जैसे सेंट्रल रीजन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर इन्हीं पोस्टों के अकॉर्डिंग देख के अप्लाई करें आप, कि इस पोस्ट के लिए 10+2 का फॉर्म भर रहे हो तो उसकी पोस्टें आप देख लेना, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, उसके पोस्ट आपकी कैटेगरी की पोस्ट देख लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोस्टें तो जनरल की मिलती हैं, उसके बाद OBC की, उसके बाद में SC ST की मिलती हैं, और इकोनॉमिक के वीकर सेक्शन की भी। OBC के सम
रेगुलरिटी में ही मिलती हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, क्योंकि अभी 4-5 साल पहले इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस क्रिएट हुआ है, उससे पहले वाले या तो जो लोग लग रहे हैं तो वो अभी फ्रेश ही लग रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद है ये डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट की पोस्टें आएंगी, तो ये सेंट्रल की चल रही हैं, तो ये बार बार ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे अभी सेंट्रल रीजन की पोस्टें चल रही हैं, बहुत सारे पोस्ट कोड होंगे इसके अंदर। साइंटिफिक्स, ड्रिलिंग असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड, जियोलॉजी हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, स्टोन कलर अकाउंटेंट हो गया, स्पोर्ट रिसर्च डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद में लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गए, उसके बाद में लेबोरेटरी अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर्स हो गए, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, बोटनिकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गए, साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट्स, फाइल्ड असिस्टेंट हो गए, ड्राफ्टमैन हो गए। अब ईआर रीजन की चलना शुरू हो गई, पहले ही चलना शुरू हो गई थी, आप ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ तक सीआर रीजन की चल रही थी, उसके बाद ईआर रीजन की। अब वो ही पोस्टें अलग भी हो सकती हैं, डिपार्टमेंट का नाम अलग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, पर उन्हीं डिपार्टमेंट के ईआर रीजन के ईस्टर्न रीजन के अंदर जो पोस्टें आएंगी वो चलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में पे लेवल आप इनके अकॉर्डिंग आप देख के अपने अकॉर्डिंग बनना। 10th मेट्रिकुलेशन लेवल का अलग अलग पे लेवल होंगे, 10+2 लेवल के लिए अलग पे लेवल होगा, ग्रेजुएट के लिए अलग पे लेवल होगा, और 10th के लिए अलग पे लेवल होगा। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, ठीक है। एज भी उनमें अलग अलग होगी जो अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद में नेक्स्ट आप चलोगी ईआर की ही चल रही हैं। उसके बाद में कोलकाता रीजन की चलना शुरू हो गई। स्टेनोग्राफर कोलकाता रीजन में टोटल 5 पोस्टें हैं, ठीक है। ये कोलकाता रीजन की ही चल रही है। उसके बाद में सब पूरी पोस्टें हैं इसके अंदर, आप भर रहे हो तब आप देख लेना किसके लिए भर रहे हो। यदि ग्रेजुएट हो और एज में हो तो तीनों के लिए भरो, और अच्छी पोस्टें अपना डिपार्टमेंट जो भी आपकी रुचि हो उसको देख के भरो। कल के लिए भर रहे हो आप, कभी कभी भरते हो तो ऐसे लगता है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर मिल जाए, हमें तो नौकरी करने से मतलब है, ठीक। तो आप उसके अंदर चॉइस आगे जैसे सेलेक्ट होते हो तब ये आपको देता है। अभी तो पूरी पोस्टें बताई हैं, अभी आपको चॉइस नहीं देगा, चॉइस आपको बाद में देगा जब सेलेक्ट हो जाओगे आप, तब आप इसको एक बार पूरा रीड कर लेना। जहाँ पे हो पोस्ट जो भी नौकरी कर रहे हो अपने पास में भरने में ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आदमी काम धंधा करने के बाद में वापस घर तो लौटना चाहता ही है, कितनी ही दूर क्यों ना हो। उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, नॉर्थर्न रीजन हो गया, ठीक है। ये हमारा रीजन आ गया, और उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें, फिर 10+2 वाली पोस्टें शुरू हो गई। काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, ऑफिसर्स लेवल की पोस्टें भी हैं इसके अंदर। जूनियर वायरलेस ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर पोस्टें, हायर सेकेंडरी लेवल्स के अंदर टोटल 60 पोस्टें दे रखी हैं, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो, नॉर्थर्न रीजन वाले। उसके बाद में आप देख सकते हो जूनियर लीगल असिस्टेंट हो गए, और इसके बाद में नॉर्थर्न रीजन की ही चल रही हैं। तो हर रीजन की अपनी अपनी पोस्ट, भले ही एक पोस्ट ही क्यों ना जनरेट हुई उस डिपार्टमेंट के अंदर जनरल की, पर वो पूरा काउंट होगा, उसका पूरा दे रखा है ग्रेजुएशन लेवल पे। लैंग्वेज इंस्ट्रक्चर की ज़रूरत है कहाँ पे है, जनरल कैटेगरी के अंदर तो 1 है एनआर, उसका पोस्ट कोड है। तो ये पूरी डिटेलिंग दे रखी है। अभी तो आपको नॉर्मल कुछ नहीं भरना, अभी तो आप फॉर्म ही भर रहे हैं, एक बार नोटिफिकेशन जारी किया, बाद में पेपर वगैरह क्लियर हो जाएगा, उसके बाद का प्रोसेस है, उसके बाद सोचा जाएगा इस पर आप इसको जब भी आप हो जाओ सेलेक्ट, एक बार इसको आपको रीड करनी है ढंग से, पूरी पोस्टें वगैरह आपको इसमें देखनी है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, अपने अकॉर्डिंग अपना डिपार्टमेंट इसमें देखना है, और कौन सी के लिए आप एलिजिबल हो, कौन सी डिपार्टमेंट आपको काम करने में ज़्यादा सूटेबल लगता है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखने। और ये पूरे टोटल पोस्ट आप देखोगे तो आप देख सकते हो 3003 पोस्टें, इनको टोटल करोगे, ये फिजिकल हैंडीकैप वाली अलग रह गई, VHHH कैटेगरी वाले तो अलग रह गई, SC ST OBC जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की 3003 पोस्टें हैं। तो 3000 पोस्टें काफ़ी शानदार पोस्टें।
तो आप इसमें अप्लाई करो और पूरा देखो क्या क्या इसके अंदर डिटेलिंग है। सिलेक्शन पोस्ट भी बहुत शानदार पोस्ट होती हैं, जैसे नॉर्मल नोटिफिकेशंस के थ्रू लेते हैं उसी तरीके से सिलेक्शन पोस्ट में भी बहुत शानदार पोस्टें आती हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशंस था। थैंक यू सो मच फॉर लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स।